डेट है आज 8 अप्रैल 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है ASBA ट्रेडिंग इन द सेकेंडरी मार्केट। देखो इसके बारे में हम पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसका इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में आपको स्पेशल लेक्चर मिल जाएगा। ये रिसेंटली भी न्यूज में है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 3 मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो सेबी, जो स्टॉक मार्केट वगैरह के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है। 1992 में इसके लिए एक्ट बनाया जिसके द्वारा इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया। इसने देखो असबा के लिए अप्रूवल दे दिया है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ए ब्लॉक्ड अमाउंट। असबा का मतलब है इसके लिए अप्रूवल दे दिया है। ये असबा क्या है इसके बारे में हमें जानना है। ये असबा अब सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग के लिए फैसिलिटी अवेलेबल होगी इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर मतलब जो निवेशक हैं, जो निवेश करते हैं, शेयर बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट से। पहले देखो ये प्राइमरी मार्केट के लिए था। प्राइमरी मार्केट मतलब जिसमें पहली बार कोई IPO वगैरह जारी हो रहा है, प्राइमरी मार्केट बोल देते हैं। सेकेंडरी मार्केट जिसमें ट्रेडिंग होती है, शेयर आप खरीदते हो, दिन का भी खरीद सकते हो, एक दिन का या लंबे समय का भी, फ्यूचर या कॉमोडिटी खरीद सकते हो या आप ऑप्शन खरीद सकते हो। बहुत टाइप के शेयर वगैरह होते हैं ये। तो इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है और अलग से लेक्चर बना हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट के बारे में इकोनॉमी के प्लेलिस्ट में। तो अभी हमें जानना है असबा के बारे में, जो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ये ब्लॉक्ड अमाउंट। ये सेकेंडरी मार्केट के लिए अप्रूवल दे दिया सेबी ने। अब ये सेकेंडरी मार्केट में कोई शेयर वगैरह खरीदेगा तो ये फैसिलिटी उनके लिए उपलब्ध होगी इन्वेस्टर के लिए। जैसे मान लो आप हम जैसे लोग खरीदते हैं शेयर मार्केट से, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो क्या मतलब है इसका असबा का, जैसा हमने इसकी फुल फॉर्म पढ़ी, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये एक फैसिलिटी है जिसमें इन्वेस्टर को, अभी तक क्या होता था, जैसे इन्वेस्टर कोई IPO खरीदता था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राइमरी मार्केट से, तो उसके लिए ये अवेलेबल था। यानी कि देखो अगर जिसने IPO खरीदे, तो अगर असबा सिस्टम की फैसिलिटी है तो उसे अपने अकाउंट से जो पैसे देने होंगे IPO खरीदने के लिए, वो डायरेक्टली किसी कंपनी के पास नहीं जाएंगे जब तक IPO इस बंदे के अकाउंट में नहीं आ जाएंगे। इस बंदे का डीमैट अकाउंट है। देखो शेयर बॉन्ड वगैरह खरीदने के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट बोलते हैं इसे, फुल फॉर्म इसकी है। जैसे मान लो अब तो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो आप, पहले तो ऑफलाइन हुआ करती थी, अब तो बहुत सारी एप्लीकेशन बन गई है। जैसे अपस्टॉक है, एंजल वन है, जिरोता है, वन पैसा है, बहुत सारी एप्लीकेशन है, उन पे आप खरीद सकते हो शेयर बॉन्ड। तो इन पे आपका अकाउंट बन जाता है, ऑनलाइन खोल सकते हो आप अकाउंट और इनसे ट्रेडिंग कर सकते हो, शेयर बॉन्ड वगैरह खरीद सकते हो। अगर आपने जैसे IPO खरीदा, IPO का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी मार्केट में पहली बार अपना शेयर जारी करती है उसे बोलते हैं IPO। तो IPO खरीदने का आपने एप्लीकेशन डाला, अप्लाई किया, तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे जितने का आपने IPO खरीदे, जब तक कि आपके डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट में IPO आ नहीं जाएंगे। मान लो आपने 100 IPO खरीदे, जब आपके अकाउंट में डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट में आ जाएंगे IPO ये 100, तभी आपके बैंक से पैसे कटेंगे, वरना उससे पहले नहीं कटेंगे। तो ये फायदा है इसका। और अब यही होगा सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में अगर मान लो आप शेयर खरीद रहे हो और शेयर खरीदने के लिए आपने अप्लाई किया, तभी जब आपने अप्लाई किया तभी आपके अकाउंट से कट जाते हैं पैसे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जब तक आपके अकाउंट में आपका देखो अकाउंट बन जाता है। मान लो जैसे अपस्टॉक है, उस पर एक अकाउंट बन जाता है, उस पर एक ऑप्शन आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या रहता है, ऑप्शन रहता है पोजीशन और होल्डिंग। पोजीशन में क्या होता है कि जो आपने अप्लाई किया शेयर खरीदने के लिए तो अभी पोजीशन है, और जब खरीद लिए जाएंगे तब होल्डिंग में आ जाएगा वो। ये समझ लो एक तरह से फोल्डर बने होते हैं, जैसे आपके फ़ोन में बने होते हैं फाइल मैनेजर में, जैसे आपने फोल्डर बना दिए कोई, तो इस तरह से। तो पोर्टफोलियो में आपके जब वो आ जाएंगे तभी आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, मनी डिडक्ट होगी, उससे पहले नहीं होगी। यही है असबा सिस्टम। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो इससे फ़ायदा ये होगा, इन्वेस्टर की मनी तब तक उसके बैंक में रहेगी, तो बैंक भी तो उसे इंटरेस्ट देता रहता है, ब्याज देता रहता है, तो उसे ब्याज मिलता रहेगा। क्योंकि अगर एक बार चला गया आपका उसके अकाउंट में, मान लो आपके अकाउंट से कट गया, और आपके अकाउंट से कटने के बाद ब्रोकर जो जैसे अपस्टॉक है या जिरोता है, एंजल वन, ये सब ब्रोकर हैं, दलाल हैं, जो इन्होंने एप्लीकेशन बना रखी है, तो इनके पास चला गया। लेकिन अभी तक आपने जो अकाउंट में शेयर खरीदे थे वो आपकी होल्डिंग में, पोर्टफोलियो में नहीं आए हैं, अकाउंट में नहीं आए हैं, लेकिन आपके पैसे कट गए। तब तक आपको देखो, जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक आपको शेयर का
जो बढ़ रहे हैं शेयर उस पे जो डिविडेंड मिलता है लाभ वो भी नहीं मिलेगा, और आपके बैंक अकाउंट से तो मनी कटी गई है उस पर भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो कभी कभी क्या होता था कि फ्रॉड भी हो सकता था, फ्रॉड हो सकता था आपके साथ, रिस्क होता था फ्रॉड का। तो ये फ्रॉड रोकने के लिए इंटरमीडियरीज द्वारा ये स्टेप उठाया गया सेबी ने। तो क्या क्या फीचर होंगे इसके, देखो इससे क्या है, क्लाइंट है वो मनी उसका अकाउंट में ही रहेगा, सेविंग अकाउंट में, तो इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, और जो भी मान लो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है वो डायरेक्ट सेटलमेंट करेंगी क्लियरिंग कॉरपोरेशन के साथ, और बिना किसी अकाउंट के ट्रांसफ़र करे हुए, मतलब तब तक आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में आपका शेयर नहीं आ जाएंगे, तब तक आपका मनी नहीं कटेगा। इसकी वजह से फ्रॉड होने के चांसेस कब होंगे। तो यही था इसके बारे में, और डिटेल में आपको अस्बा के बारे में जानना है तो आप उस लेक्चर में देख सकते हो। अच्छा, सेकेंडरी मार्केट के लिए कुछ और गाइडलाइंस भी जारी की हुई हैं गवर्नमेंट ने। जैसे देखो, एक कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड बनाया हुआ है। ये एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की तरह काम करता है, यानी कि इसमें से इन्वेस्टमेंट की जाती है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाती है, इसके लिए बनाया हुआ है ताकि बॉन्ड या शेयर मार्केट में जो कॉरपोरेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट करने का एक तरह से कॉन्फिडेंस है वो बना रहे, इसलिए ये फंड बना रखा है। जैसे मार्केट में मान लो कोई शेयर वगैरह नहीं खरीद रहा तो इस फंड से इन्वेस्टमेंट की जाती है, कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड से। इस तरह से गवर्नमेंट ने ये एस्टेब्लिश कर रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है आरबीआई सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये आरबीआई ने एक वेब पोर्टल बनाने का अनाउंस किया है, घोषणा की है। एक ये समझ लो इंटरनेट पे साइट बनाई जाएगी, वेब पोर्टल बनाया जाएगा। किसके लिए? ये देखो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसको हासिल करने के लिए। जैसे मान लो आपका बैंक में अकाउंट है, बैंक में अकाउंट है लेकिन आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है पिछले 10 साल में, तो देखो अगर 6 महीने से ज़्यादा ही हो जाता है तो बैंक उसे इनएक्टिव कर देता है अकाउंट को। 1 साल फिर 2 साल से ज़्यादा इनऑपरेटिव हो जाता है अकाउंट। फिर आपको ट्रांजैक्शन करना है कुछ भी तो पहले बैंक में जाके, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, दोबारा से वो डॉक्यूमेंट वगैरह भी मांगते हैं, तो फिर आपका अकाउंट दोबारा से शुरू होता है। तो हर 6 महीने में ट्रांजैक्शन करनी होती है। और अगर अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं हुई कोई, ना तो आपने पैसे निकाले और ना ही डाले, उसे 10 साल हो गए इस पीरियड को, 10 साल से आपने कुछ नहीं किया, तो वो अकाउंट हो जाता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट। और इसको बेनिफिशियरी जो जिसका भी अकाउंट बैंक में, इसको वापस लेने के लिए ये एक वेब पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है आरबीआई। क्योंकि ये अगर 10 साल से ज़्यादा आपके अकाउंट में अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो वो बैंक आपके पैसे को आरबीआई के पास भेज देता है, आरबीआई के पास भेज देगा, और उसके लिए आसानी से आप अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट को वापस ले सको, इसके लिए एक साइट बनाने जा रहा है, वेब पोर्टल बनाने जा रहा है आरबीआई। तो इस पोर्टल के क्या क्या फीचर होंगे, विशेषताएं क्या क्या होंगी इसकी? इसमें देखो यूजर आसानी से सर्च कर सकेगा अपना अनक्लेम्ड डिपॉजिट को मल्टीपल बैंक में, जितने भी किसी भी बैंक में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा सर्च रिजल्ट मिल जाएगा। और जो पोर्टल है इसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, केवल जो क्लेमेंट है, मतलब जिसका बैंक में अकाउंट था 10 साल से ज़्यादा उसका डिपॉजिट हो गया, वही इसे सर्च कर सकेगा, वही इसे एक्सेस कर सकेगा। बैंक देखो डिस्प्ले करेगा कि कौन कौन सी जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसको डिस्प्ले करेगा, उसकी लिस्ट को बैंक वेबसाइट पे। तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होता है हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई 10 साल से ज़्यादा बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, किसी ने उस पर ना ट्रांजैक्शन की है, तो वो आ जाता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट में। तो ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, इसको मेंटेन करता है आरबीआई। तो आरबीआई के पास सभी बैंक भेज देते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन नहीं हुई अकाउंट में 10 साल से ज़्यादा तक। और भी आरबीआई की कुछ स्कीम है इसके लिए, जैसे आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम है। इसमें देखो रिटेल इन्वेस्टर के लिए नए तरीके दिए ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर समझ लो छोटे मोटे इन्वेस्टर, छोटे मोटे निवेशक होते हैं जो, ये डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है। इसके लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम चलाई। इसके लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में, डिटेल में 10 से 15 मिनट का, क्योंकि इससे ऑलरेडी 2021 में क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी। एक आरबीआई ने देखो ओम्बुड्समैन, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम चलाई हुई है। ये इसलिए चलाई हुई है अगर मान लो बैंक में किसी के साथ कोई मान लो फ्रॉड हो रहा है या कुछ बैंक उसकी बात नहीं सुन रहा है, तो अपने कंप्लेंट को वो
इसके पास कर सकता है, ओम्बुड्समैन के पास। तो फिर ये ओम्बुड्समैन उसकी शिकायत को देखेगा, उसके दुख का निवारण करेगा। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है ये आरबीआई द्वारा। एक है पेमेंट विजन 2025, ये आरबीआई ने चलाया हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, जो हर एक यूजर है यानी कि जिसका भी बैंक में अकाउंट है या ई पेमेंट करता है, वो इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करता है, तो उसकी पेमेंट सेफ हो, सिक्योर हो, फास्ट हो, कन्वीनियंट हो, एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो। इसके लिए पेमेंट विजन 2025 आरबीआई ने चला रखा है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स। ये देखो प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, मेंस के लिए जीएस पेपर 3 में इसका डेटा यूज हो सकता है। जो ये रिपोर्ट है कौन जारी करता है, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स। इसको WTO रिलीज करता है रिपोर्ट को। WTO आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में भी इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में डिटेल में लेक्चर आप देख सकते हो। थोड़ा बहुत ब्रीफली हम समझेंगे लास्ट में, पहले रिपोर्ट के बारे में जानते हैं क्या क्या रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट में बताया है कि 2023 में जो मर्चेंडाइज ट्रेड है पूरे वर्ल्ड में, जो व्यापार होता है, वो स्लो हुआ है थोड़ा, 1.7% 2023 में, लेकिन ये 2024 में 3.2% तक चला जाएगा। कि क्या रिस्क हैं पूरे ग्लोबल ट्रेड में, जो व्यापार होता है पूरे विश्व में, रिस्क क्या है, जोखिम क्या है जिनकी वजह से कम हुआ। एक है जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रखी है, जैसे मान लो यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, फूड्स इनसिक्योरिटी हो रही है, खाद्य असुरक्षा, पोटेंशियल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो रही है, मॉनेटरी पॉलिसी जो टाइटनिंग कर रखी है बहुत सारी कंट्रीज़ ने, जैसे आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर रखी है, यूएस के बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर रखी है। मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करने का मतलब है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना। जैसे अब अगर मान लो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दे या बैंक रेट बढ़ा दे, तो जो बैंक हैं वो कम लोन लेंगे आरबीआई से, और कम लोन लेंगे तो देखो बैंक के पास जो पैसा है वो कम रहेगा, बैंक के पास कम रहेगा पैसा, तो फिर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, ब्याज की दर बढ़ा देगा। और जब ज़्यादा ब्याज की दर रहेगी तो जो आम जनता है या कोई कंपनी है वो भी लोन कम लेगी, ज़्यादा इंटरेस्ट पे कोई नहीं लोन लेना चाहेगा। तो ये होती है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि पैसा, ये समझ लो थोड़ा डिफ़िकल्ट है बैंक से लोन लेना क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। नेक्स्ट कारण ये है कि डेट है जो कर्ज है कंट्रीज़ पे बढ़ता जा रहा है, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड कम हुई है। तो अब जानते हैं WTO के बारे में, जो ये रिपोर्ट जारी करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखो इसको 1995 में बनाया गया था, 1995 में, 1 जनवरी 1995 में। इससे पहले गेट नाम की एक संस्था हुआ करती थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसको हटा के, इसको रिप्लेस करके WTO बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, जो एक यूरोप में देश है, उसका एक शहर है जनेवा, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है WTO का। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो पार्टिसिपेट करती हैं, कंट्री इसके मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है और यूनाइटेड नेशन का जो सिस्टम है उसके साथ कोऑपरेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, और इसके रूल्स पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मान्य होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन स्टील। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब रिसेंटली भी न्यूज़ में है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस के लिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन है, उसने देखो 13 टास्क फोर्स बना दी हैं ग्रीन स्टील को आगे प्रोडक्शन के लिए। तो क्या है ग्रीन स्टील, हमें बस इसमें ये जानना है। देखो स्टील को बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है, अगर वो ऐसा प्रोसेस यूज किया जाए जिसमें ग्रीन हाउस गैस का कम इमिशन हो, ग्रीन हाउस गैस तो आप जानते हो, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो गैस हैं, इन गैस का इमिशन कम हो, और उस गैस का इमिशन कम होगा और कॉस्ट भी कम होगी स्टील बनाने में, और क्वालिटी भी इंप्रूव होगी स्टील की, तो ऐसे स्टील को बोलेंगे ग्रीन स्टील। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं ग्रीन स्टील को बनाने के लिए? एक प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट चलाया हुआ है ईस्टर्न इंडिया में, जिसके द्वारा गैस प्रोवाइड की जाती है स्टील प्लांट में ताकि ग्रीन स्टील बनाया जा सके। यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है बायोटेक किसान स्कीम। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने देखो अभी बताया कि पिछले 1 साल में बायोटेक किसान स्कीम से 1,60,000 किसानों को, फार्मर्स को बेनिफिट मिला है, फ़ायदा मिला है।
तो ये क्या है स्कीम, इसके बारे में जानना है। ये लॉन्च किसने की थी, देखो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया था, ये इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो आपको मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट दोनों याद होने चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है। एम क्या है, लक्ष्य क्या है, देखो इसका एम लक्ष्य ये है किसानों की, फार्मर्स की जो भी प्रॉब्लम है पानी से रिलेटेड या फिर सॉइल मिट्टी से रिलेटेड या सीड बीज से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड, उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है स्कीम के अंदर, उन्हें हल देना है कि अगर मान लो पानी की समस्या है कहीं पे, तो कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करना ताकि किसानों की फसलों के लिए पानी वहाँ पे उपलब्ध कराया जाए। मान लो मिट्टी वहाँ पे ऐसी है वहाँ पे कि उसमें फर्टिलिटी कम है, तो उसकी जांच करके उसमें किस तरह के खाद डाले जाएं, इस तरह से किसानों की सहायता करना। तो इस तरह से किसानों को सहायता पहुँचाई जाती है स्कीम के जरिए। प्रोग्राम मॉडल क्या है, देखो पैन इंडिया प्रोग्राम है ये, हब एंड स्पोक मॉडल पे ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब ये है, एक मान लो ये हेड ऑफिस है और यहाँ बाद में छोटे छोटे ऑफिस और बना दिए गए। पहले यहाँ पे जो ये स्कीम लागू करके देखी जाएगी छोटे एरिया में, फिर यहाँ के बाद फिर अलग एरियाज में ये इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो ऐसे हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करता है। एम्पावरमेंट होगा इसमें किसानों का, क्योंकि देखो किसानों के जो खेती है, क्रॉप सिस्टम है, उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, इनोवेशन आएगी और एंटरप्रेन्योरशिप, किसानों की एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उन्हें प्रमोट किया जाएगा। अगर मान लो कोई छोटा मोटा उद्योग खोलना चाहता है, इंडस्ट्री खोलना चाहता है किसान फसलों के आधार पे, तो उसको प्रमोट किया जाएगा लोकल लेवल पे। और इसमें दोनों किसानों को, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, दोनों जेंडर को इसमें लीडरशिप रोल के लिए प्रमोट किया जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इसमें अपनाई जाती है। पहले देखो किसान है, जो किसानों की जो प्रॉब्लम है, समस्या, उसको समझा जाता है, फिर उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिंक किया जाता है कि किस तरह से किसानों की समस्या को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके उनको हल दिया जा सकता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है उनकी प्रॉब्लम का। इस तरह से इसमें ये अप्रोच अपनाई जाती है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन। देखो ये भी एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023, ये 2023 की रिपोर्ट जारी की। कौन जारी करता है इसे, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। ये जारी करता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इस एजेंसी के बारे में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, पहले इस रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इस रिपोर्ट में क्या कहा है, इस रिपोर्ट में ये कहा है, देखो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, आप सबको पता है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। पेरिस एग्रीमेंट UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1992 में अर्थ समिट हुआ था उससे निकली थी। ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है ग्रीन हाउस गैस को कैसे लोअर किया जाए, कैसे रिड्यूस किया जाए एटमॉस्फेयर से, इसलिए काम करती है। इसका एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है हर साल, जिसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP। हर साल होती है लगभग, किसी किसी साल नहीं हो पाती है, जैसे कोरोना टाइम में नहीं हो पाई थी 2020 में। 2015 में जो इसकी मीटिंग हुई थी वो 21वीं मीटिंग हुई थी, जिसे बोलते हैं COP21। COP21 में जो मीटिंग हुई थी ये पेरिस में हुई थी, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। वहाँ पे जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसका नाम दे दिया पेरिस एग्रीमेंट या पेरिस डील। तो ये पेरिस एग्रीमेंट में ये रखा था कि इस साल के अंत तक, मतलब इस साल नहीं, इस सेंचुरी का अंत तक जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का। तो ये जो टारगेट रखा है, इस टारगेट के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस टारगेट को वर्ल्ड अचीव करने में बहुत ही पीछे है। अगर इसी तरह से आप चलते रहे तो इस टारगेट को अचीव नहीं किया जा सकता और अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से नुकसान होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, सी लेवल राइज हो जाएगा, बहुत सारे आइलैंड नेशन है वो डूब जाएंगे, फूड सिक्योरिटी को नुकसान होगा और बहुत सारी डिसीजेज फैलेंगी, इस तरह से नुकसान होंगे। तो ये जो टारगेट है इसे अचीव करने में अभी बहुत सारे कंट्रीज पीछे हैं, ऑफ ट्रैक हैं, ये कहा इसमें। और पॉजिटिव क्या कहा इस रिपोर्ट के बारे में, पॉजिटिव ये कहा, देखो रिन्यूएबल जो अकाउंट है वो अभी पावर जनरेशन जो इंस्टॉल कैपेसिटी है पूरे वर्ल्ड में वो 40% है, मतलब जितनी बिजली बनती है उसमें से 40% रिन्यूएबल एनर्जी से बन सकती है, इतनी इंस्टॉल कैपेसिटी है पावर जनरेशन करने की। 2022 में रिन्यूएबल्स का कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ा है, 83%। 2022 में 83% बढ़ा है नवीनीकरण ऊर्जा का, जैसे सोलर एनर्जी, सूर्य से बनने वाली बिजली, या विंड एनर्जी, या स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, या बायोगैस से बनने वाली एनर्जी। तो ये 83% तक बढ़े हैं 2022 में।
ये पॉजिटिव कहा है इस रिपोर्ट में। नेगेटिव क्या कहा है? नेगेटिव ये कहा है, देखो जो डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील देश जैसे इंडिया है, तो ऐसे देश में इन्वेस्टमेंट कम आ रही है, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? इन्हें करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट सहायता करे, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव किया जा सके और टेम्परेचर को बढ़ने से रोका जा सके। इसमें मेजर रिकमेंडेशन क्या दी है, इसमें सिफारिश क्या की है रिपोर्ट में? इसमें कहा है देखो नेट जीरो का जो कमिटमेंट है, नेट जीरो का मतलब जितना इमिशन कोई कंट्री कर रहा है उतना एब्जॉर्ब भी करे, कोई टेक्नोलॉजी यूज करके या ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा के। जैसे इंडिया का नेट जीरो अचीव करने का टारगेट है 2070 तक, ये बहुत बार हमने डिस्कस किया है। तो नेट जीरो जो कमिटमेंट है, इसे देखो लेजिस्लेशन में, अपने कानून में इसको बनाना चाहिए और इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करना चाहिए प्लान बना के। नेक्स्ट इसमें क्या है, जो भी इन्वेस्टमेंट है या डिसीजन है उसका ज्योग्राफी के हिसाब से एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए और लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए। जो डिप्लॉयमेंट लेवल है रिन्यूएबल एनर्जी का, इसको देखो बढ़ाना चाहिए। अभी तक देखो 3000 गीगावाट है पूरे वर्ल्ड में, इसे 2030 तक 10,000 गीगावाट तक करना चाहिए ताकि टेम्परेचर को बढ़ने से रोका जा सके। अब जानते हैं इरेना के बारे में, जिसने रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड एनर्जी जो रिपोर्ट है इसने जारी की है इरेना ने, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ये 2009 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर यूएई जो यूनाइटेड अरब अमीरात है उसकी कैपिटल है अबू धाबी, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है इरेना का। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सस्टेनेबल एनर्जी के लिए सपोर्ट करती है कंट्रीज़ को। इसके 167 कंट्रीज़ मेंबर हैं और यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर है। 2009 में ही इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था, 77th फाउंडिंग मेंबर बन गया था। और जो इरेना है ये यूनाइटेड नेशन में ऑब्जर्वर है, यूनाइटेड नेशन में। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है रैकून स्टीलर। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस के लिए। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है एक, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे हम। ये एक स्पेशलाइज इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारे इंडिया की, इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी कि टेक्निकल से रिगार्डिंग रिपोर्ट ये तैयार करती है, इंस्पेक्शन करती रहती है, जांच करती रहती है। तो ये इसने, इस एजेंसी ने, एनटीआरओ ने गवर्नमेंट एंटिटीज़ को इन्फॉर्म किया है इस रैकून स्टीलर मालवेयर के बारे में। ये एक मालवेयर है। मालवेयर क्या होते हैं, मालवेयर के बारे में भी जानेंगे डिटेल में। ये समझ लो मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नुकसानदायक है। जैसे आपका कोई सॉफ्टवेयर है, मान लो क्लीनर सॉफ्टवेयर होता है या एंटीवायरस है, आपके फ़ोन में वायरस को ये मिटाता है। या फिर मान लो कोई एप्लीकेशन है, मान लो व्हाट्सअप की, यूट्यूब की, आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको पढ़ने के काम आती है यूट्यूब, और व्हाट्सअप आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैटिंग करने के काम आता है, रात भर वीडियो कॉलिंग करने का काम आता है कि नहीं। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट हैं ये तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं कुछ जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपका डेटा चोरी कर सकते हैं, आपके फ़ोन में से आपके वीडियो फ़ोटोज़ चुरा सकते हैं, या आपके कोई डिटेल्स है उसे चुरा सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं मालवेयर। तो डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। और तो अभी जानते हैं रैकून स्टीलर जो ये है मालवेयर है, ये कहा कि ये क्या है, सिस्टम में जाके सेंसिटिव डेटा को चुरा सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है, और ये ईमेल के द्वारा डिलीवर किया जाता है। रैकून स्टीलर ईमेल में भेजा जाता है ये रैकून स्टीलर, और मालवेयर एज ए सर्विस की तरह काम करता है। MAAS का मतलब है मालवेयर एज ए सर्विस। ईमेल में जब चला जाएगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि ये आपको सर्विस दी जा रही है, इसे आप इंस्टॉल करके आप ये सर्विस अवेल कर सकते हो। तो ये मालवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है जैसे ही आप ईमेल पे क्लिक करते हो, और फिर आपका डेटा चुराना शुरू कर देता है। तो ये मालवेयर देखो एक तरह से सॉफ्टवेयर ही होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को, मोबाइल सिस्टम को, या किसी भी ऐसे डिजिटल डिवाइस को, नेटवर्क को डिस्टर्ब करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। ये मालवेयर किस तरह का भी हो सकता है, कोई वायरस भी हो सकता है, वोम भी हो सकता है, ट्रोजन भी हो सकता है, रैंसमवेयर भी हो सकता है, स्पाईवेयर भी हो सकता है। तो कई तरह के ये मालवेयर होते हैं, इनके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। देखो मास है जो मालवेयर एज ए सर्विस, ये एक सर्विस की तरह है। ये नॉन टेक्निकल इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि वो मालवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करें और क्रिएट करें अपने सिस्टम में। उन्हें पता नहीं होता कि ये मालवेयर है, वो जैसे ईमेल पे क्लिक करते हैं उनके फ़ोन में या मोबाइल में या लैपटॉप में या टैब में इंस्टॉल हो जाता है, और ये समझते हैं कि एक सर्विस प्रोवाइड किया जा रही है हमें। कोई भी इसे सब्सक्राइब कर सकता है जब सर्विस को, लेकिन उसे पेमेंट करनी होती है। और इस तरह से ये साइबर क्रिमिनल है जो
ये इसको यूज करते हैं और अटैक लॉन्च करते हैं किसी इंडिविजुअल पे या ऑर्गेनाइजेशन पे, यानी कि उसका डेटा चुराने के लिए किसी आदमी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का। जो ये रैकून है, इसका नाम रैकून क्यों रखा गया इस मालवेयर का? देखो रैकून अमेरिका का एक, नॉर्थ अमेरिका का एक नेटिव है, मैमल है एक, ये समझ लो जानवर है एक, मैमल। मैमल का मतलब है स्तनपाई, बोलते हैं हिंदी में, स्तनपाई जीव। कैसे होते हैं ये आपको पता है, बहुत बार हम मैमल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मान लो ऐसे जीव जिनके पास इनवर्टेब्रेट हो, इनवर्टेब्रेट का मतलब रीढ़ की हड्डी हो, वार्म ब्लडिड हो, गर्म खून हो, उनके शरीर पर कुछ बाल टाइप हो, और वो बेबी प्रोड्यूस करते हो, डायरेक्ट अंडे ना देते हो, बेबी प्रोड्यूस करने के बाद मिल्क भी प्रोड्यूस होता हो, दूध पिलाते हो अपने बच्चे को। जैसे देखो आदमी भी एक मैमल है, कुत्ता भी मैमल है, लेकिन मुर्गा ये मैमल नहीं है, क्योंकि अंडे देते हैं, अंडे से बच्चा पैदा होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो मैमल के बारे में। तो ये जो रैकून है ये इसलिए भी फेमस है, जो ये मैमल है नॉर्थ अमेरिका में जो नेटिव है, मूल निवासी है ये जानवर। तो ये देखो वहाँ पे क्या है ना, ये रेबीज जो बीमारी है उसको फैलाने में बहुत ही ज़्यादा ये इसका योगदान है। ये ह्यूमन में रेबीज फैला देता है, एक डिसीज है रेबीज, उसको फैला सकता है ये। अब जानते हैं एनटीआरओ के बारे में। जो ये इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारे इंडिया की, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 2004 में बनाई गई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। हमारे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी। और कहाँ किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करती है। प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है ना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसके अंडर काम करती है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंदर। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है, पीएमओ के लिए, पीएम ऑफिस। और इसमें देखो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है इसी के अंदर। ये सेम काम करता है, जैसे मतलब इसके लिए सेम रूल्स रेगुलेशन होते हैं जैसे आईबी और रॉ के लिए होते हैं। आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के लिए जो नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट हैं, रूल्स हैं, वही रूल्स रेगुलेशन इस एनटीआरओ पे लागू होते हैं, क्योंकि ये भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है नाटो। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में डिटेल में जानना तो आप देख सकते हो, अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो डिटेल में लेक्चर। अभी हम शॉर्टकट में पढ़ेंगे इसके बारे में, रिसेंटली न्यूज़ में है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी, जीएस पेपर 2 के लिए। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए जो फिनलैंड है इसका 31st मेंबर बन गया है, 31वां सदस्य बन गया है नाटो का। फिनलैंड, फिनलैंड आप जानते हो कहाँ पे? ये वर्ल्ड मैप देख लो, यूरोप का मैप देख लो, ये है फिनलैंड। रसिया से बॉर्डर लगता है, ये रसिया कंट्री, रसिया से इसका बॉर्डर लगता है। तो फिनलैंड इसका मेंबर बन गया है। 1340 किलोमीटर रसिया से बॉर्डर शेयर करता है फिनलैंड। देखो फिनलैंड ने पहले सोवियत यूनियन से फ्रेंडशिप एग्रीमेंट कर रखा था। 1991 से पहले रसिया को सोवियत यूनियन के नाम से जानते थे, और रसिया में बहुत सारी और कंट्री भी मिली हुई थी। और आप सबको पता है जब कोल्ड वार ख़त्म हो गया था 1991 के बाद, जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, यानी कि विखंडन हो गया था, और बहुत सारे कंट्री कट गए थे रसिया से। रसिया अलग हो गया, कजाकिस्तान अलग हो गया, ये छोटे छोटे देश हैं जो बेलारूस, ये इस्टोनिया, ये अलग हो गए थे रसिया से। तो रसिया एक मेनलैंड बहुत बड़ी कंट्री बन गया था सोवियत यूनियन से अलग होकर। तो ये सोवियत यूनियन जब था उससे एग्रीमेंट था फिनलैंड का, फ्रेंडशिप एग्रीमेंट। और इसका नाम बोलते थे इसे कि सोवियत यूनियन का मिलिट्री नॉन मिलिट्री अलाइनमेंट है ये, जिसे बोलते थे फिनलैंडाइजेशन। लेकिन अभी जब रसिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, और रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है पिछले साल से ही, तो फिनलैंड ने डिसाइड किया कि वो नाटो को ज्वाइन करेगा, नाटो को ज्वाइन करेगा, क्योंकि इसे डर लग रहा है हो सकता है जैसे यूक्रेन पे अटैक किया, देखो यूक्रेन इससे बॉर्डर लगाता है रसिया से, यूक्रेन पे अटैक किया, हो सकता है फिनलैंड पे भी कर दे। तो इसने नाटो ने, मतलब फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन कर लिया। तो नाटो है क्या, इसके बारे में जानते हैं। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद पूरा वर्ल्ड 2 ब्लॉक में बट गया था। एक यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन, रसिया का नाम हुआ करता था, और एक यूएस अमेरिका। इनमें कोल्ड वार चला गया। कोल्ड वार मतलब शीत युद्ध। ये कोई तलवारों से बंदूक से लड़ने वाला वार नहीं था, ये था आइडियोलॉजी, विचारधारा का वार। एक तरफ यूएस अपनी विचारधारा को प्रमोट कर रहा था, कैपिटलिज्म, पूंजीवादी, और एक तरफ ये अपना कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहा था, साम्यवाद को, यूएसएसआर, रसिया। तो इसी के लिए एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई यूएस और यूएस के अलाइज कंट्री ने। यूएस और यूएस के जो फ्रेंड सदस्य थे उन्होंने बनाई, जिसका नाम था नाटो। और इसी तरह से यूएसएसआर ने भी वार्सो पैक्ट बनाया था। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं नाटो के बारे में।
नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बनाई थी। हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में, बेल्जियम यूरोप में ये कंट्री है। अभी फिलहाल 31 मेंबर हैं इसके 2023 तक। फिनलैंड नया मेंबर बना है, पहले इसके 30 मेंबर हुआ करते थे। फाउंडिंग मेंबर, जब ये बनाया गया था नाटो तब इसके ये मेंबर थे: बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसके 12 मेंबर थे उस टाइम पे, अब इसके 30 मेंबर थे और नया मेंबर फिनलैंड बन गया, तो अब टोटल मेंबर हो गए 31। इसका देखो नाटो जो ट्रीटी है, इसका आर्टिकल 5 ये बोलता है कि देखो अगर नाटो देश पे, मतलब नाटो के जितने भी मेंबर हैं, जैसे अब 31 मेंबर हैं, अगर किसी एक मेंबर पे, एक सदस्य देश पे किसी ने अटैक किया तो वो सारे के सारे देश पे अटैक माना जाएगा और सारे देश मिलके उसे मारेंगे। फिर इसी तरह से एक एग्जांपल पहली बार देखने को मिला जब अमेरिका में 9/11 टेररिस्ट अटैक हुआ था। ये देखो 9/11 का मतलब है 11 सितंबर में एक अटैक हुआ था 2000 के लगभग, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में टेररिस्ट अटैक। ये जो WTO का एक जो ऑफिस है उसके आसपास हुआ था ये टेररिस्ट अटैक। तो जब सारी कंट्री साथ में आ गई थी नाटो की लड़ने के लिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने के लिए, तो ऐसा पहली बार देखा गया था उस टाइम पे। जो नाटो है उसके कुछ अलायंस भी हैं, गठबंधन है और से भी, जैसे यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल से है, मेडिटेरेनियन डायलॉग, इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव से है। तो ये आपको वैसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस नाटो के बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या। नेक्स्ट टॉपिक है, ये देखो आप एसे के एग्जाम्पल में या एथिक्स के एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो इसको। पर्सपेक्टिव ऑफ राम राज्य, राम राज्य का दृष्टिकोण, राम राज्य का क्या मतलब है पहले जानते हैं हम गांधी के पर्सपेक्टिव से। महात्मा गांधी जी के हिसाब से राम राज्य का क्या मतलब है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि राम राज्य का मतलब ऐसा देश हो, ऐसा कंट्री हो जहाँ पे सभी एक समान हो, इक्वल राइट हो सबके लिए, चाहे वो वीक हो, कमज़ोर हो, चाहे वो मीक हो, मीक का मतलब दुर्बल, या फिर आप कह सकते हो दब्बू, जिसे दबाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, डरपोक आदमी। तो चाहे कैसा भी आदमी हो, सबके लिए समान अधिकार हो, उसे बोलेंगे राम राज्य। यानी कि मतलब चाहे प्रिंस हो, चाहे कोई राजा का बेटा हो, चाहे कोई पॉपर हो, चाहे कोई गरीब हो, सबके लिए इक्वल राइट हो, उस राज्य को बोलेंगे राम राज्य, उस देश को बोलेंगे राम राज्य है इस देश में। ये है गांधी का पर्सपेक्टिव। अब जानते हैं अंबेडकर पर्सपेक्टिव से। अंबेडकर क्या बोलते हैं? अंबेडकर कहते थे कि जो राम राज्य का इंटरप्रिटेशन किया था अंबेडकर जी ने, इन्होंने लिटरल इंटरप्रिटेशन किया था। इसका मतलब ये है, ये मानते थे कि जो राम है, राम ने वर्ण आश्रम सिस्टम को अपहेल्ड किया था। देखो जो ये वर्ण आश्रम सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसकी वजह से जो वैश्य शूद्र इनके पास, इनके मतलब इनके अगेंस्ट जो भेदभाव हुआ था, जो इनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, एक तरह से एक्सप्लोटेशन हुआ था, शोषण हुआ था, तो ये राम है जो ये वर्ण आश्रम सिस्टम को मानते हैं, वर्ण आश्रम सिस्टम को। और इन्होंने एक दलित संत को भी मारा था। दलित संत देखो, शंबुक नाम का संत था एक, शंबुक नाम का। हुआ क्या था, एक हम त्रेता युग की बात करें जब लॉर्ड राम हुआ करते थे, जब उनका राज्य था राम राज्य, तो उस टाइम पे एक ब्राह्मण का पुत्र मर गया था। ब्राह्मण का पुत्र मर गया था, वो राम जी के पास गए। उन्होंने कहा देखो बिना किसी कारण के मेरा पुत्र मर गया, इसका मतलब कुछ अधर्म हो रहा है हमारे राज्य में। तो राम जी गए वहाँ पे, देखा एक शंबुक नाम के जो संत हैं वो वैदिक तपस्या कर रहे थे, और उस टाइम में वैदिक तपस्या करना शूद्र के लिए मना था, वो नहीं कर सकते थे। तो राम ने पूछा कि आप कौन हो जो तपस्या कर रहे हो? इन्होंने कहा कि मैं शूद्र हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। तो इन्होंने इनका सिर तलवार से काट दिया था, इतना कहते ही। तो अंबेडकर जी बोलते हैं कि दलित संत को मारा था इन्होंने सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने वैदिक तपस्या की थी, और उन यानी कि जो शूद्र हैं उनको समान अधिकार नहीं थे, और वर्ण आश्रम सिस्टम को इन्होंने प्रमोट किया था, समर्थक थे। तो राम राज्य था जो वो अनजस्ट है, अन्याय का है, और पैट्रियार्कल माइंडसेट है। पैट्रियार्कल माइंडसेट है मतलब पुरुष प्रधान, उसमें पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और अंबेडकर जी इसके राम के जो ट्रीटमेंट था, सीता को जो ट्रीटमेंट दिया था, आप सबको पता है। जो मेन जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उसमें लिखा हुआ है कि जब सीता के लिए, सीता को छुड़ाया गया था,
जो आपके रावण से छुटाया गया था, तो उस टाइम पे आने के बाद राम जी ने कहा था कि सीता, आपको लगता है कि मैंने आपके लिए युद्ध लड़ा है, तो बिल्कुल गलत है, मैंने अपने वंश के लिए लड़ा है। तो और भी बहुत कुछ कहा था, कंट्रोवर्शियल, जो बहुत बार उस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है। तो जो सीता को ट्रीटमेंट किया था राम ने, वो भी उसके भी क्रिटिकल है, अम्बेडकर जी उनको भी क्रिटिसाइज किया था। तो इस वजह से अम्बेडकर जी इस राम राज्य के अगेंस्ट हैं बिल्कुल, कि ये अनजस्ट है, जिसमें इक्वलिटी बिल्कुल भी नहीं है, अन्याय होता है इसमें, और पैट्रियार्कल माइंडसेट है, महिलाओं के साथ इसमें इक्वलिटी नहीं बरती जाती है। अब जानते हैं प्लेटो का पर्सपेक्टिव क्या है राम राज्य को लेके। प्लेटो ने कहा है कि एक फिलोसफर किंग थे प्लेटो, आप सब लोग जानते हो प्लेटो के बारे में, पॉलिटी की बुक में भी पढ़ा होगा आपने। प्लेटो के अकॉर्डिंग ऐसा रूल होना चाहिए जिसमें वाइज मैन, बुद्धिमान लोग एक आए पास और एक अपनी ग्रुप सिलेक्ट करें, और वो बुद्धिमान लोग देश को चलाएं। और प्लेटो ने यह भी कहा कि बुद्धिमान लोग अगर देश को चलाएंगे, ये डेमोक्रेसी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जो भी डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र, जिसमें कोई भी खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, अनपढ़ आदमी भी, और कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो इसका इन्होंने डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया था, और डेमोक्रेसी से ज़्यादा अच्छा बताया था वाइज मैन अगर रूल करें, बुद्धिमान लोग अगर रूल करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ये बताया था राम राज्य। अब जानते हैं कि गांधी और अंबेडकर के पर्सपेक्टिव है जो राम राज्य का, तो इसमें कॉमन एस्पेक्ट क्या है दोनों के, जो आइडियोलॉजी है। देखो, जब भी कोई आदमी जो स्कॉलर होगा, बुद्धिमान, जब किसी को क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है, तो वो एक वैलिड रीजन देता है। अगर मान लो अंबेडकर ने क्रिटिसाइज किया तो एक वैलिड रीजन दिया है, अगर गांधी कहीं पे क्रिटिसाइज करते हैं किसी चीज़ को तो वैलिड रीजन दिया करते थे। तो आप भी जैसे अब आंसर में कुछ लिखते हो तो एक वैलिड रीजन दो क्रिटिसाइज करने के लिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो अब जानते हैं गांधी और अंबेडकर के पर्सपेक्टिव में कॉमन चीज़ क्या थी। दोनों देखो, गांधी और अंबेडकर जब भी कोई आर्ग्यूमेंट देते थे तो लॉजिकल पर्सपेक्टिव देते थे, यानी कि रीजन देते थे अपने दृष्टिकोण का, वो ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करते थे। जैसे बिल्कुल अंधभक्त बन गए, किसी की फेथ है जो ब्लाइंडली फेथ, या किसी से बिना कुछ जाने पीछे, बिना कुछ कारण के किसी से नफरत करने लग गए, ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि उसके पीछे कुछ रीजन होता था। दोनों ने देखो फैक्ट को हाईलाइट किया था, जस्ट सिस्टम क्या है उसको हाईलाइट किया था कि न्याय सिस्टम कैसा होना चाहिए। न्याय सिस्टम के लिए दोनों ने यही बात बोली थी कि जो कमज़ोर है, वीक है, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, और उसकी जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनकी भी आवाज़ सुनी जानी चाहिए, उनको न्याय दिया जाना चाहिए। तो यही था इसके बारे में, और यही टॉपिक थे आज। और एक टॉपिक और है, देखो, एक मद आइलैंड, MADH, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है, एक मद आइलैंड है, ये न्यूज में था, ये मुंबई में है, इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है, मैच द फॉलोइंग में कहीं पे पूछा जा सकता है, मद आइलैंड। तो यही टॉपिक थे आज के।